बच्चों कक्षा 11 भूगोल विषय की पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण। बच्चों इस पुस्तक के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान, इस नए चैप्टर का आज हम अध्ययन करेंगे। बच्चों इस नए चैप्टर में मुख्यतः 2 भाग होंगे। पहले भाग के अंतर्गत हम देखेंगे कि भारतीय जो स्थिति है, भारत की जो स्थिति है बच्चों, उस स्थिति जो भारतीय सीमा क्षेत्र है, विशेष रूप से भारतीय जो प्लेट है बच्चों, उस भारतीय प्लेट की संरचना किस प्रकार की है और संरचना का क्या अर्थ होता है वो यहाँ पर हम देखेंगे। और दूसरे भाग में देखेंगे कि भू आकृति, भारत की जो भू आकृति है वो किस प्रकार की है। दोनों संकल्पनाओं को हम यहाँ पर देखेंगे, उनका विस्तृत अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे। और आज भाग 1 पार्ट 1 के अंतर्गत बच्चों हम देखेंगे कि भारत की भूमिकीय संरचना, भारत की संरचना किस प्रकार से है, विशेष रूप से जो भूगर्भीय संरचना है वो किस प्रकार से है, यहाँ हम देखेंगे। तो बच्चों चैप्टर जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि पहला जो भाग है हमारा वो है संरचना का। ठीक है, संरचना। अब भूमिकीय संरचना से क्या मतलब होता है और इसका अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता हो गई है। आखिर हम भू आकृति, सीधे रूप से हम जो भू आकृति है, भारत में जो स्थित विभिन्न जो भू आकृति है उनका अध्ययन करने से पहले इसकी संरचना का अध्ययन क्यों करते हैं, आदि चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो बच्चों ये देखने वाली बात है कि यदि किसी क्षेत्र का भौगोलिक विवरण हमें ज्ञात करना है, किसी भी क्षेत्र का यदि हमें भौगोलिक विवरण ज्ञात करना है तो उस क्षेत्र की भूमिकीय संरचना की जानकारी होना आवश्यक है कि उसके अंदर भूगर्भीय स्थिति किस प्रकार की है, किस प्रकार की चट्टानें वहां पर उपस्थित है, जिससे कि चट्टानों से क्या बनती है बच्चों, मिट्टी का निर्माण होता है। तो जो चट्टानें वहां पर भूगर्भीय संरचना किस प्रकार की है, उनका जन्म किस प्रकार से हुआ, उनकी संरचना किससे बनी हुई है और वो किस तरीके से उनका निर्माण हुआ है और आने वाले समय में उनसे हम किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आदि चीज़ों का विवरण हम यहाँ पर संरचना के अंतर्गत दे सकते हैं। हम जानते भी हैं बच्चों कि यदि किसी भूगोल में किसी क्षेत्र को यदि हमें देखना है बच्चों, यदि भूगोल में किसी क्षेत्र को हमें देखना है तो उसके भूआकृति को देखना पड़ेगा कि आखिर में धरातल पर स्थित कौन कौन सी भूआकृतियां उस पर स्थित है। अब भूआकृतियों को यदि हम देखेंगे बच्चों, उससे पहले उसकी संरचना को देखना होगा कि आखिर में वहां पर किस प्रकार की चट्टानें और किस प्रकार की संरचना वहां पर मिलती है और उन संरचनाओं का निर्माण कैसे हुआ, वही यहाँ पर हम देखेंगे। तो किसी क्षेत्र का भौगोलिक विवरण तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि इसकी भूमिकीय संरचना की समुचित जानकारी न प्राप्त कर ली जाए। तो यहाँ पर बच्चों भूमिकीय संरचना की जो जानकारी है वो प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है इस पहले भाग के अंतर्गत। वास्तव में यह भूमिकीय संरचना का अध्ययन है जिससे शिलाओं का संगठन, संरचना के बारे में जानकारी मिलती है जो मिट्टियों की विशेषता और खनिजों की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। बच्चों यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि इन्हीं संरचना से जो खनिज पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रूप से जो खनिज पदार्थ हमें प्राप्त हो रहे हैं, उनकी स्थिति के बारे में पता चलेगा कि वो कहाँ पर और कितना प्राप्त हो रहा है। साथ ही बच्चों जो मिट्टी है, जो मिट्टी हमें प्राप्त हो रही है वो मिट्टी कहाँ से बनती है, वो भी संरचना से, अर्थात जो चट्टानें हैं वहाँ पर उपस्थित चट्टानों से जो लाखों करोड़ों वर्षों में जो परिणाम होती है मिट्टियाँ बच्चों कोई 1 दिन का या 4 दिन का समय के अंदर बनने वाली चीज़ नहीं है, वो लाखों करोड़ों वर्ष इसकी संरचना में, इसको बनने में लग जाते हैं। और उसका जो मूल पदार्थ है मिट्टी का, वो किस प्रकार की संरचना से बना है। तो ना केवल यहाँ पर बच्चों हम भूमिकीय संरचना की जो हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो वहाँ पर ना केवल शिलाओं के संगठन की बात करेंगे बल्कि संरचना, क्योंकि बच्चों मिट्टियों का, खनिजों का जो प्राप्त है वो भी इन्हीं से होता है, इसलिए जानकारी यहाँ पर प्राप्त करना अति आवश्यक हो जाता है। ये शिलाएं किसी क्षेत्र के कृषि, क्योंकि बच्चों मिट्टी प्रभावित हो रही है, साथ ही खनिज प्रभावित हो रहा है, तो यहाँ के समूचे तंत्र को प्रभावित कर देगा, क्योंकि कृषि भी इसी पर निर्भर है, औद्योगिक विकास भी इसी पर निर्भर है और आर्थिक प्रगति पर भी यह महत्वपूर्ण योगदान करती है। ठीक है, तो यदि हमें इन चीज़ों का अध्ययन करना होगा, यदि हमें इन चीज़ों का अध्ययन करना है तो हमें उसकी भूमिकीय संरचना का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार भूमिकीय संरचना के अध्ययन से परिवहन,
संचार के साधनों के विकास, क्योंकि वहां पर बच्चों किस प्रकार की मृदा, किस प्रकार के आर्थिक संसाधन और किस प्रकार के खनिज पाए जाएंगे, ये वहां की भूमि की संरचना पर निर्भर करता है। और उसी के आधार पर न केवल कृषि, औद्योगिक विकास और वहां की आर्थिक प्रगति बच्चों, क्योंकि आर्थिक जो प्रगति होती है और औद्योगिक विकास होता है वो किस प्रकार से होता है, वहां पर पाए जाने वाले संसाधनों पर निर्भर होता है। और संसाधन चाहे कृषिगत संसाधन हो या फिर बच्चों खनिज संसाधन हो, ये किस प्रकार से डिपेंड करते हैं, ये वहां पर उपस्थित जो चट्टान है या फिर वहां पर उपस्थित जो संरचना है उस पर निर्भर करते हैं। तो परिवहन और संचार के साधनों का विकास, सिंचन क्षमता को बढ़ाने, जो सिंचाई क्षमता होती है बच्चों उसको बढ़ाने, भूगर्भ जल की गुणवत्ता, कि जो भूगर्भ जल किस प्रकार का मिलेगा, ठीक है, और परिमाण का आकलन करते तथा भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन और बाढ़ ऐसी आपदाओं के बारे में पूर्वानुमान करने में मदद मिलती है। तो समूचे क्षेत्र को यदि हमें ज्ञात करना है बच्चों, समूचे क्षेत्र को ज्ञात करना है तो सबसे पहले यदि हमें क्या करना होगा, उसकी संरचना का अध्ययन करना होगा। और ये पहली जरूरत है हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उसकी संरचना का अध्ययन करना होगा। चट्टानें वास्तव में मिट्टियां ही है। चट्टानें वास्तव में क्या है, मिट्टियां ही है, क्योंकि चट्टानें टूट करके ही मिट्टियों का निर्माण होता है। और मिट्टियों का जो बेस होता है वो वहां की चट्टानों पर निर्भर होता है कि उस क्षेत्र की चट्टानें किस प्रकार की है। पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों व मिट्टियों में भिन्नता धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। अब आप ये जानकर के ताज्जुब करोगे बच्चों कि एक क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर स्थान पर ही खनिज पदार्थ मिलते हैं, किसी पर्टिकुलर स्थान की मिट्टी इस प्रकार की है, किसी जगह पर काली मिट्टी है, किसी जगह पर रेतीली है, किसी जगह पर भूरी मिट्टी है। अलग अलग प्रकार की जो मिट्टियां पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के जो खनिज संसाधन मिलते हैं, वो ऐसा आखिर क्यों होता है, हर जगह समान रूप से क्यों नहीं मिलता बच्चों? उसका कारण है वहां पर उपस्थित जो धरातलीय स्वरूप है, वहां पर उपस्थित जो संरचना है वो किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित हुआ है वहां का क्षेत्र, और उसके बाद उसके पश्चात कौन सा प्रभाव के कारण वहां पर मिट्टियां और संसाधन पाए जाते हैं। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष है। बच्चों हमारी पुस्तक में मिसप्रिंट है यहाँ पर कि वहां पर 46 करोड़ वर्ष लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना है कि 460 करोड़ वर्ष जो पृथ्वी की आयु मानी जाती है। इसे हम इस प्रकार से भी लिखते हैं कि 4.6 अरब वर्ष, ठीक है, 460 करोड़ वर्ष कह सकते हैं या 4.6 अरब वर्ष भी हम कह सकते हैं। तो पृथ्वी की जो आयु है वो 460 करोड़ वर्ष है। इतनी पुरानी पृथ्वी 460 करोड़ वर्षों से लगातार रूप से यहाँ पर जो उपस्थित जो संरचना है, ठीक है, यहाँ पर उपस्थित जो बच्चों चट्टानें हैं वो अपने स्वरूप में भिन्नताएं लाती है, विभिन्न कारणों से विभिन्नताएं यहाँ पर लाती है। और हम बच्चों यहाँ पर ये भी देख चुके हैं दूसरी पुस्तक में हमने ये पढ़ा है कि विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा जो प्लेट है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण कर रही है, ठीक है, और आज भी वहाँ पर ये कार्य हो रहा है। तो संचरण करती हुई जो प्लेट है वो उसके कारण और साथ में दूसरे प्रकार के प्रभावों के कारण भी बच्चों चट्टानों में भिन्नताएं पाई जाती है। और चट्टानों में भिन्नताओं के पाए जाने के कारण ही वहां पर जो मृदा और संसाधनों में भिन्नता पाई जाती है, ठीक है बच्चों। इतने लंबे समय में अंतर्जात व बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन हुए हैं। हम बच्चों ये पढ़ चुके हैं दूसरी पुस्तक में कि, और दूसरी पुस्तक में हमें देखने को भी मिलेगा यदि नहीं पढ़ी है तो अंतर्जात या बहिर्जात जो बल है, दोनों प्रकार के जो बल है वो इनमें अनेक प्रकार के परिवर्तन लाते हैं। समय के साथ में अनेक प्रकार के परिवर्तन इन चीजों में देखने को मिलता है। इन बलों की पृथ्वी के पर धरातलीय व अधः स्थलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो यहाँ पर जो आकृतियां बनी बच्चों, भूआकृतियां बनी, साथ ही जो संरचना बनी, जो चट्टानें बनी, उन बनने का जो कारण है वो उनमें जो परिवर्तन होने का कारण है, क्योंकि 460 करोड़ वर्षों से लगातार पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हो रही है और इस क्रियाओं के द्वारा वर्तमान जो स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है और भविष्य में हो सकता है बच्चों इसमें चेंजेज आए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। पहले जो शुरुआत में जो पृथ्वी थी वो
वैसी तो आज नहीं है, ठीक है, और आज जैसी है वो भविष्य में इस प्रकार की नहीं होगी। अर्थात यहाँ पर लगातार रूप से परिवर्तन आते जा रहे हैं और विभिन्न प्रकार के बल, चाहे अंतर्जात बल हो चाहे बहिर्जात बल हो, दोनों प्रकार के बलों के द्वारा इसमें लगातार रूप से परिवर्तन आते जा रहे हैं। और इन परिवर्तनों का परिणाम ही यही है बच्चों कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की विविधता यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी। बच्चों, दूसरी पुस्तक में हमें देखने को मिलेगा कि हमने किस प्रकार से प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में प्लेटों का वर्णन पढ़ा और प्लेटों का वर्णन पढ़ने के दौरान ही हमने वहां पर यह देखा कि वहां पर एक इंडियन प्लेट अर्थात भारतीय प्लेट भी स्थित है और भारतीय प्लेट का किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन हुआ और यह यूरेशियन प्लेट से टकराई और टकराने के पश्चात जो वहां पर टेथीज नामक जो सागर था वो टेथीज सागर समाप्त हुआ और उसके स्थान पर वर्तमान में हिमालय जैसी संरचना का निर्माण हुआ। और वर्तमान में भी बच्चों हिमालय की ऊंचाइयों में लगातार बढ़ती जा रही है, ऊंचाइयां लगातार बढ़ती जा रही है। अर्थात यह पर्वत कैसा है, अभी युवा है, ठीक है, इसकी ऊंचाइयां बढ़ती जा रही है। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जहां पर टेथी सागर था बच्चों, जहां पर टेथी सागर था, ये भारतीय प्लेट है, इसमें इस तरीके से मूवमेंट आ रहा है बच्चों, और यहां पर ये यूरेशियन जो प्लेट थी, हम यहां पर यूरेशियन प्लेट से टकराई और यहां पर टेथी सागर था बच्चों, यहां पर टेथी सागर था जो कि कैसे बना था, जो कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों के विभाजन के स्वरूप टेथी सागर का निर्माण हुआ था। अब ये जो भारतीय प्लेट उत्तर की ओर जो गमन कर रही थी, यहाँ पर टेथी सागर कंप हो रहा था और यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी, तो इस दौरान टेथी सागर कंप पड़ा, छोटा हुआ और यहाँ पर तलछटों के निर्माण के द्वारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब बच्चों यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि ये जो पुराना, जिसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं हम, पुराना भारतीय जो खंड है, प्रायद्वीपीय जो भारतीय जो खंड है, ये एक खंड हुआ। दूसरा जो खंड है वो टेथी सागर के रूप में वर्तमान समय में जो नदियों का जो क्षेत्र है, चाहे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हम उसे कह सकते हैं, ये हमें प्राप्त हुआ। और तीसरा है पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। तो तीन रूपों में हम इसे बांट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यह आकार में काफी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी। वहां हम पढ़ चुके हैं बच्चों दूसरी पुस्तक में कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक प्रकार की बड़ी प्लेट है। करोड़ों वर्षों के दौरान यह प्लेट काफी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। तो इस तरीके से भारतीय प्लेट का उत्तर की ओर खिसकना और उसके पश्चात हिमालय का निर्माण यहां पर देखा गया, ठीक है। इस चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं बच्चों कि भारतीय जो प्लेट है, जो भारतीय विशेष रूप से प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है बच्चों, प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है वो किस प्रकार से 71 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है, 71 मिलियन वर्ष पहले उसकी स्थिति यहां पर थी। फिर 55 मिलियन वर्ष पहले वो इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में आए और फिर उसके पश्चात 38 मिलियन वर्ष पहले और 10 मिलियन वर्ष पहले वो यहां पर था और वर्तमान स्वरूप में ये इस प्रकार से यूरेशियन प्लेट से मिल गया है और यहां पर हिमालय की उत्पत्ति हुई है। और जब बच्चों ये बंद हो रहा था तो इस तरीके से हो रहा था कि इसका जो ये पश्चिमी भाग है ये पहले जाकर के टकराया और टकराने के बाद ये इस तरीके से बंद हुआ जैसे दरवाजा हम बंद करते हैं, दरवाजा जैसे हम बंद करते हैं उस प्रकार से यहां से टकरा करके इस प्रकार से बंद हुआ। और यही कारण है कि बच्चों जो हिमालय का जो निर्माण है वो चापाकार या इस तरीके से तलवार नुमा आकृति में है, चापाकार या तलवार नुमा आकृति में है, क्योंकि यह पर जब प्लेट ये टकरा रही थी तो यहां इस तरीके से इसका निर्माण हुआ, ठीक है बच्चों। तो ये प्लेट का किस प्रकार से संचरण हुआ जो कि प्रायद्वीपीय भारत है बच्चों, यहां पर देखने वाली बात है कि केवल प्रायद्वीपीय जो भारत है उसी का संचरण यहां पर हुआ है और साथ ही जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो यहां से अलग होकर के चली गई और प्रायद्वीपीय भाग जो भारत की भारतीय जो प्लेट थी वो ऊपर की ओर उत्तर की ओर आती हुई यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, ठीक है बच्चों। इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि लगातार रूप से भारतीय जो प्लेट है वो अभी भी खिसक रही है
और हिमालय का जो ऊंचाई है बच्चों वो आज भी बढ़ती जा रही है। हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है और इसका भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। इस प्लेट का खिसकना पूरे भारतीय जो उपमहाद्वीप है, ठीक है, उस पर भौतिक रूप से काफी प्रभाव देखे गए हैं। पुरातन समय में भी देखे गए हैं, वर्तमान में भी देखे जा रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भूआकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों व प्लेट के क्षैतिज संरचना की अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। जो भारतीय प्लेट की वर्तमान भूवैज्ञानिक जो संरचना है बच्चों, वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना है, इसका जो मूल कारण है वो इस प्लेट का उत्तर की ओर खिसकना, और उसी के कारण से ही समूची जो आकृतियों का अर्थात जो पर्वतीय आकृतियां है, वो जितनी भी पर्वतीय आकृति है उसका परिणाम भी यही है। साथ में यदि हम देखते हैं जो बड़ी नदियां हैं, बड़ी नदियों का जो क्षेत्र है वो भी इसी कारण से है। और बच्चों विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों या फिर चट्टानों का वर्णन करते हैं तो उसका कारण भी यही है। तो जो भूवैज्ञानिक संरचना है वो भारतीय जो उपमहाद्वीप की वो इसी के द्वारा हुई है। ठीक है, भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है। तो भौतिक लक्षणों पर जो आधारित है 3 प्रकार की संरचना यहां पर बताई, मैंने अभी बताई थी बच्चों। प्रायद्वीपीय खंड, प्रायद्वीपीय जो खंड है वो किस प्रकार से दक्षिण से उत्तर की ओर टकराया, ठीक है, और जो कैसा है, पुरातन है, ठोस है, ठीक है। दूसरा है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। दूसरा है बच्चों हिमालय पर्वत और जो दूसरी प्रायद्वीपीय जो पर्वतमाला है वो। और तीसरा है बच्चों सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, और यह इसका निर्माण कैसे हुआ आदि चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी क्रम में हमारा जो पहला भाग है वो है प्रायद्वीपीय खंड। प्रायद्वीपीय जो खंड है बच्चों वो यहाँ पर हम उसका पहला भाग जो है उसका अध्ययन हम करेंगे। तो प्रायद्वीपीय खंड जो है बच्चों पुरातन है, काफी पुराना है, ठीक है, और यह जो पुरातन जो खंड है ये काफी कटा फटा है अनेक कारणों से, विशेष रूप से जो नदियां है उसके कारण विभिन्न प्रकार की जगह पर कटा फटा पाया जाता है। तो प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियां व गंगा डेल्टा तक जाती है। चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं बच्चों कि जो प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र यहां पर इस प्रकार से बच्चों यहां से होती हुई छोटा नागपुर पठार और इसका कुछ हिस्सा यहां भी पाया जाता है, इसका कुछ हिस्सा बच्चों यहां पर पाया जाता है। और बीच वाले हिस्से को ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है बच्चों उन्होंने काट दिया, काटने के कारण ही यहां पर इनके डेल्टा पर ये क्षेत्र आगे बढ़ पाया है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भाग है वो यहां से स्टार्ट होते हुए यहां मेघालय तक जाते हुए और वापस इधर आ जाता है, ठीक है, लेकिन बीच में से इसको काट दिया गया। किसने काटा? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी ने मिलकर के यहां पर इसको बीच में से जो मालदा गैप है उसके स्थान पर यहां पर काट दिया है, ठीक है। तो यहां हमने देख सकते हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के पुरातन क्षेत्र है जो कि प्रायद्वीपीय जो खंड है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर बच्चों इस क्षेत्र में गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र मैदान स्थित है। यहाँ पर क्या है? गंगा सिंधु जो ब्रह्मपुत्र मैदान है वो यहाँ पर स्थित है। और इसके ऊपर में जो है बच्चों ये क्या है? ये है हिमालय पर्वत। जो हिमालय पर्वत का जो क्षेत्र है बच्चों वो यहाँ पर इस प्रकार से पाया जाएगा। साथ ही यहाँ पर मोड़दार घुमाव हैं, नामचा बरवा यहाँ पर और नंगा पर्वत यहाँ पर। नंगा पर्वत से लेकर के बच्चों नामचा बरवा तक दोनों स्थानों पर यहाँ पर कोन है, ठीक है, अक्ष संघीय कोन है और वो यहीं से ही जाकर के मुड़ता है। अर्थात यह है प्लेट जिस तरीके से दरवाजा बंद होता है बच्चों, यहाँ पर पहले यहां से टकराई और टकराने के पश्चात ये जिस प्रकार से गेट बंद होता है, दरवाजा बंद होता है, उस तरीके से यहां पर बंद हो गई और होने के पश्चात ये पूरा क्षेत्र यहां पर इस प्रकार से तलवार नुमा आकृति में यहां पर निर्माण हुआ।
तो 3 खंड हमने यहां पर इसको विशेष रूप से देखे। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलोंग व मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार है। मैंने अभी बताया था बच्चों कि ना केवल जो मुख्य क्षेत्र है, ना केवल यहां तक, बल्कि ये मेघालय का जो क्षेत्र है, कार्बी एंगलोंग जो पठार है अर्थात मेघालय का, और कुछ असम का जो क्षेत्र है वो भी इसी प्रायद्वीपीय भाग में आता है। वो हिमालय का क्षेत्र नहीं है। भूलवश हम गलती से कई बार इस पूरे क्षेत्र को हिमालय की पहाड़ियों के रूप में, हिमालय के क्षेत्र के रूप में मान लेते हैं, लेकिन मेघालय की गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियां है और कार्बी एंगलोंग का जो पठार है बच्चों, वो हिमालय का क्षेत्र ना होकर के वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। यहां पर ये देखने वाली संरचना के अंतर्गत हम ये यहां पर जानते हैं। ठीक है, राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। मैंने भी बताया बच्चों, जो मालदा जो भ्रंश है, यहाँ पर जो मालदा भ्रंश है वो नदियों के आने के कारण, कौन सी नदियाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो कि काफ़ी बड़ी नदियाँ है, इन काफ़ी बड़ी नदियों के आने के कारण यहाँ पर इन्होंने गैप बना दिया है इस क्षेत्र में और इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पर गैप बना दिया है और भूलवश कुछ विद्यार्थी ऐसा मानते हैं, विद्यार्थी मानते हैं बच्चों, वैज्ञानिक नहीं, गलती से, कि यह क्षेत्र इसका है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल ध्यान से देने वाली बात है, बड़ी क्लासेस में भी आपके काम आएगा बच्चों ये, कि यह जो क्षेत्र है कार्बी एंगलोंग असम में स्थित है, ये वाला पठार कार्बी एंगलोंग का, और गारो खासी जयंतिया जो कि कहां पर है, वो है मेघालय में। ये हिमालय के क्षेत्र ना हो करके ये किसके हैं, प्रायद्वीपीय भाग के क्षेत्र है। और यहाँ बीच में मालदा गैप के द्वारा इन नदियों ने इस हिस्से को तोड़ दिया, बल्कि ये पूरा एक था। ठीक है, पहले पूरा ये एक था, लेकिन यहाँ पर इन नदियों ने इसको तोड़ दिया, गैप बना दिया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थल सदृश्य स्थलाकृतियों से ढका हुआ है प्रायद्वीपीय खंड। राजस्थान में भी ये प्रायद्वीपीय खंड है, लेकिन यहाँ पर मरुस्थलीय जो स्थिति है, यहाँ की जो जलवायु है मरुस्थलीय होने के कारण यहाँ पर मरुस्थल जैसी चीजें विकसित हुई। प्रायद्वीपीय मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना हुआ है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा हुआ है। कैम्ब्रियन काल से ही, आदि काल जो माना जाता है कैम्ब्रियन काल, वहीं से ही बच्चों यह भूखंड कठोर खंड के रूप में है। और यह बना किससे है, किन पदार्थों से बना है बच्चों, प्राचीन नीस व ग्रेनाइट से बना हुआ, जो कि काफी कठोर चट्टानें यहाँ पर मानी जाती है, उनसे यह बना है। और यहाँ पर जो हम देखते हैं बच्चों, मुख्य जो हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर यदि हम बात करते हैं तो वहाँ अलग प्रकार के महाकल्प या एरा दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पर आर्कियन एरा, पुरान एरा, ठीक है, आर्यन एरा, इस प्रकार के एरा यहाँ पर जो महाकल्प है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। बड़ी क्लासेस में हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता। और इस क्षेत्र में बच्चों मुख्यतः ऐसा माना जाता है, जो प्रायद्वीपीय खंड है यहाँ पर भूकंपीय क्रिया नहीं होती, ज्वालामुखीय क्रिया नहीं होती, अर्थात विवर्तनिक की क्रिया यहाँ पर इस क्षेत्र में नहीं पाई जाती। लेकिन बच्चों इसमें अपवाद स्वरूप, जैसे कि बताया यहाँ पर अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट पर, जो पश्चिमी तट है इसका वो समुद्र में डूबा हुआ है, और समुद्र में डूबे हुए होने के कारण इसका जो कुछ हिस्सा है वो विवर्तनिक की क्रियाएं करता है, जैसे कि भुज क्षेत्र में भूकंप आता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो अपवाद है वो पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से यह विवर्तनिक की क्रियाओं से मुक्त है। ठीक है बच्चों, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंशों से प्रभावित है। और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जो हिस्सा है इस वजह से यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंशों से प्रभावित है। जो भ्रंश पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो भ्रंश पाए जाते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। और जो हलचल है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों किस प्रकार की चीजें मिली है, हिमालय का निर्माण हुआ है, और हिमालय का निर्माण के दौरान यह विभिन्न हलचलें भी पाई जाती है। साथ ही बच्चों यहाँ पर यह भी देखा गया है कि कुछ हिस्सा
जो भूमि का जो हिस्सा है, अर्थात ये जो प्लेट का हिस्सा है, ये भूमि का हिस्सा समुद्र में निमज्जित हो रहा है या कुछ हिस्सा उमज्जित हो रहा है, अर्थात समुद्र में डूब रहा है कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा समुद्र से उठ रहा है। तो इस प्रकार की चीजें भी इस प्रायद्वीपीय खंड में देखने को मिल रही है। ठीक है बच्चों, तो नर्मदा, तापी, महानदी की रिफ्ट घाटियां और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। तो यहां पर यदि भ्रंश की हम बात करें तो नर्मदा, तापी और महानदी जो रिफ्ट घाटियां है और सतपुड़ा जो ब्लॉक पर्वत है वो इन भ्रंशों के स्पष्ट उदाहरण है। हम इसी चैप्टर में बच्चों इनका आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहां पर हम केवल संरचना पढ़ रहे हैं, आगे जब हम भू आकृति पढ़ेंगे इसी चैप्टर में तो वहां पर इन चीजों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे बच्चों। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियां भी शामिल है, जैसे अरावली, नल्लामाला, जावादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी श्रेणी आदि। ये जो श्रेणियां हैं बच्चों या अवशिष्ट पहाड़ियां है, ये पुरातन काल की है, अर्थात हिमालय के बनने से पूर्व की स्थिति है, जबकि प्रायद्वीपीय खंड एक था उससे पहले की स्थितियों में बनी हुई ये पहाड़ियां है, जो कैसी है वर्तमान में अवशिष्ट पहाड़ियां है। जैसे कि यदि मैं बात करूं राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है बच्चों, जो अरावली पर्वतमाला है या और जितनी भी पर्वतमालाएं हैं, ये जो पर्वतीय जो छोटी छोटी पहाड़ियां जिसे हम कहते हैं, ये पुराने समय में अपने काल के दौरान जब युवावस्था में थी तब हिमालय सदृश थी, हिमालय जैसी ऊंचाइयां धारण करती थी। लेकिन वर्तमान स्वरूप में क्या है, वर्तमान में प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था में आ गई है, काफी घिस चुकी है। ठीक है, काफी घिस चुकी है और समतल प्राय पाई जाती है। अनेक जगह पर इनमें भ्रंश पाए जाते हैं, कटी फटी है, बहुत सारी इनमें अब समाप्त प्राय अवस्था में है। ठीक है, यहाँ की नदी घाटियां उथली और उनकी प्रवणता कम होती है। जो यहाँ की जो नदी घाटियां उथली है, प्रवणता कम है, क्यों है? क्योंकि हमने बताया था बच्चों कि जो प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है यहाँ पर वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था के पश्चात की अवस्था यहाँ पर देखी जाती है, इसलिए यहाँ पर प्रवणता कम पाई जाती है। ठीक है, और जबकि हिमालय में इसके विरुद्ध जब हिमालय जो क्षेत्र है यहाँ पर प्रवणता उच्च पाई जाती है। क्यों पाई जाती है बच्चों? क्योंकि यह अभी युवावस्था में है, नया बना है युवावस्था में, इसीलिए जो हिमालय जो क्षेत्र है बच्चों वहां पर प्रवणता जो नदियों की जो प्रवणता है वो ज्यादा पाई जाती है और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो नदियां है उनकी प्रवणता कम पाई जाती है। ठीक है, पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल के खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। और बच्चों इसकी एक विशेष बात यह है कि एक दो नदियों को छोड़ दे अपवाद स्वरूप तो ज्यादातर नदियां पूर्व की दिशा की ओर बहती है, क्योंकि ढाल किधर है? पूर्व दिशा की ओर है। इस वजह से पूर्व दिशा की ओर ज्यादातर नदियां बहती है, जैसे तापी है, नर्मदा है, इन नदियों को छोड़ दे कुछ अपवाद स्वरूप तो ज्यादातर नदियां पूर्व दिशा की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और गिरने से पहले बच्चों यह भी विशेष बात है कि गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा द्वारा निर्मित डेल्टा इसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहां पर और लंबी दूरी तय करती है, लंबी दूरी तय करती है। ठीक है, इस तरीके से नदियों की स्थिति हमने प्रायद्वीपीय खंड में देखी। इसके बाद है बच्चों हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमाला। जो हिमालय और उससे संबंधित जो दूसरी प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं कौन कौन सी है, तो यहां देखते हैं कि कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। क्यों है बच्चों? क्योंकि ये नई अवस्था में है, युवा अवस्था में है, तरुण अवस्था में है। ठीक है, हिमालय और इसके आसपास के जो क्षेत्र है, उनके आसपास की जो पर्वतमाला है उनकी बात कर रहे हैं। ये पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जनिक एवं अंतर्जनिक बलों की अंतर क्रियाओं से प्रभावित है। वर्तमान में भी इन पर कार्य हो रहा है, इनकी ऊंचाइयां लगातार रूप से बढ़ रही है, ऐसा वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष के द्वारा बताया है। और बिल्कुल बच्चों यहां पर किस प्रकार से भूकंप की अवस्थाएं पाई जाती है, विवर्तनिक अवस्थाएं यहां पर पाई जाती है, यह भी देखने वाली बात है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप इनमें वलय, भ्रंश और छेप, थ्रस्ट बनते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लेट विवर्तनी की क्रियाओं में हमने पढ़ा बच्चों कि वहां पर वलय बनते हैं, भ्रंशों का निर्माण होता है, छेपण की क्रिया, एक प्लेट दूसरे प्लेट में जब अंदर चली जाती है तो छेपण की क्रिया होती है। तो यहां पर नई चीजें हैं, युवावस्था के पर्वत है, एक प्लेट अर्थात भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपण कर रही है। इस वजह से तलछटों के निर्माण के द्वारा यह हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ।
इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनी की हलचलों से जुड़ी है। तेज भाव वाली नदियों से अपर्दित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है। यहां पर नदियां कैसी है? तेज भाव वाली है। प्रवणता कैसी है? ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि अभी पर्वत कैसे हैं? युवा अवस्था में है, इस वजह से। और इनकी विशेषता क्या होगी बच्चों? इनकी विशेषता हमारी दूसरी पुस्तक में भी दी हुई है कि युवा पर्वतों की क्या विशेषता है, वृद्ध की क्या है, आदि आदि। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि गार्ज, वी आकार की घाटियां, छिप्रिकाएं, वे जल प्रपात इत्यादि इनके प्रमाण हैं। इनके प्रमाण है कि नई है, युवा है, और यहां पर गार्ज, वी आकार की घाटियां, छिप्रिकाएं और जल प्रपात आदि जो चीजें यहां पर प्राप्त होती है हमें, ये प्रमाणित करते हैं कि ये युवा अवस्था में है। साथ ही इनकी ऊंचाइयां भी लगातार बढ़ रही है, ठीक है। अब तीसरा है बच्चों सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। संरचना में हम देखते हैं, तीसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यह एक भू अभिनति गर्त है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों की, यह एक भू अभिनति गर्त है। जो बच्चों हमने देखा था कि एक प्लेट जब दूसरे प्लेट से टकराएगी, ठीक है, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, टकराने के बाद नीचे कौन सी क्षेपण किसका हुआ? भारतीय प्लेट का हुआ, क्योंकि भारतीय प्लेट कैसी थी? महासागरीय प्लेट थी उस समय जब टकरा रही थी, ठीक है। तो भारी पदार्थ भारी होने के कारण ये जो प्लेट नीचे क्षेपित हुई, और नीचे क्षेपित होने के बाद यहां पर जो अभिनति बनी बच्चों, यहां पर जो अभिनति गर्त बना, उसे क्या है वर्तमान में? वो गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु मैदान है, ठीक है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। जो हिमालय पर्वत का जब बच्चों निर्माण हो रहा था, एक प्लेट नीचे क्षेपित हो रही थी, दूसरी प्लेट ऊपर चढ़ रही थी, ठीक है। तो यहां पर ट्रेंच की स्थिति बनी, यहां पर भू अभिनति गर्त बना, और वो ही गर्त वर्तमान में क्या है? इनका मैदान है। किसका? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, और पूरे आर पार है, ठीक है। हमने देखा बच्चों कि पूरे आर पार है। शुरुआत में यहां पर पश्चिम में सिंधु, फिर गंगा और फिर ब्रह्मपुत्र, पूरे आर पार यहां पर भारतीय प्लेट के उत्तर दिशा में पूरे आर पार रूप में यहां पर पाई जाती है, ठीक है। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए गए अवसादों से पाट रही है। चूंकि दोनों प्लेट बच्चों, दोनों प्लेट यहां पर मिल रही है, एक प्लेट नीचे क्षेपित हो रही है, और यहां पर जो गड्ढा बना, यहां पर जो गर्त बना, तो दोनों स्थान अर्थात प्रायद्वीपीय क्षेत्र और हिमालय क्षेत्र, दोनों स्थानों से नदियां आकर के नीचे ढाल के अनुसार पालन करती हुई प्रवणता के अनुसार नीचे आती है, और आने के पश्चात यहां पर इस क्षेत्र में, ठीक है, इस क्षेत्र में यहां पर देखी जाए तो एक प्लेट और यहां पर दूसरी प्लेट क्षेपित हो रही है। तो यहां पर इस बीच वाले क्षेत्र में जहां पर गर्त बनेगा, यहां पर नदियां प्रवाहित होगी, ठीक है। और आर पार पूरी प्लेट में भारतीय जो प्लेट है पूर्व से पश्चिम तक पूरी आर पार नदियों के रूप में हमें प्राप्त होता है। और 3 बड़ी मुख्य नदियां यहां पर पाई जाती है, जिसे क्या नाम दिया गया? पश्चिम में सिंधु, मध्य में गंगा और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में वर्तमान स्वरूप में हमें प्राप्त होती है बच्चों। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। तो हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से बच्चों यहां पर नदियां प्रवाहित हो रही है, और नदियां प्रवाहित जब हो रही है तो जलोढ़ यहां पर आएंगे, अवसाद यहां पर आएंगे, और इस वजह से ये जो पूरा क्षेत्र है 1000 से 2000 मीटर की गहराई पर यहां पर मैदान में जलोढ़ की स्थिति देखी गई है, ठीक है बच्चों। अब भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। इसके कारण दूसरे पक्षों जैसे धरातल व भूआकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि भारत इतना बड़ा विशाल जो हमारा देश है, महान भारत है, इस भारत के भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर हमने भी देखा कि कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पुराना प्रायद्वीपीय खंड है, कहीं पर नदियां इसको काट रही है। तो विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक संरचना हमने यहां पर देखे, और महत्वपूर्ण इसमें अलग अलग प्रकार के अंतर है। इसके कारण दूसरे पक्ष जैसे धरातल और भूआकृति भी बदल जाती है। धरातल बदल जाता है,
बच्चों यहाँ पर संरचना में अंतर होने के कारण धरातल बदल जाता है और जो भूआकृति हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, सतह के ऊपर जो हमें भूआकृति दिखाई दे रही है उसमें भी बदलाव देखे जाते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भूआकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ की भूआकृतिक एवं उच्चावाच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। जो यहाँ के उच्चावाच पाए जाते हैं बच्चों, और जो भूआकृति, हम इसी चैप्टर में भूआकृति का अध्ययन करेंगे, उनका भी जो प्रभाव है वो कहां से आता है, इसकी संरचना से आता है। तो संरचना में अंतर होने के कारण विभिन्न प्रकार की उसके उच्चावाच, उसकी भूआकृति में अंतर आएगा, उसके बच्चों मिट्टी में अंतर आएगा, उसके खनिज पदार्थों में अंतर आएगा। इस वजह से समूची चीजों में यहां पर अंतर देखा जाता है, विविधता यहां पर देखी जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आज के चैप्टर में, आज के भाग में हमने देखा बच्चों कि यहां पर भारत की भू संरचना किस प्रकार की है, भूमि की संरचना किस प्रकार की है, 3 भागों में हमने इसको बांटा था। अगली क्लास में हम बच्चों भारत की भू आकृति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।